मेरे यहाँ पर आकर खड़े होते ही आप सब लोग ऐसे खामोश और चुपचाप हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे अब मेरा कोई श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आप लोग शुरू करना। नदीम ने बहुत अच्छा पढ़ा, शोला साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, अनामिका अंबर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। मैं अगर चाहूं तो खुदा की कसम इन सब से अच्छा सुना सकता हूं, लेकिन मैंने वैसा आज तक कुछ लिखा ही नहीं। थोड़ी देर मुस्कुराइएगा साहब, शायरी को थोड़ा सा अलग रखिएगा। मैं केवल बातचीत करूंगा हल्की फुल्की आपसे, क्योंकि ये व्हाट्सएप वाली पीढ़ी क्या पता कहां पर किस किस जगह पर कितनी पाबंद है। ये व्हाट्सएप वाली पीढ़ी क्या पता किस जगह कितनी कहां पर पाबंद है। फेसबुक पर तो 5000 दोस्त हैं, लेकिन माँ बाप से बातचीत बंद है। वाह 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 वाह। मैं थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा साहब। जो लोग सपत्नीक बैठे हैं, ईश्वर उन्हें हंसने की हिम्मत दे। क्योंकि शादी के बाद स्थिति यह हो जाती है कि पति को बेचारे को किसी बात पे हंसी भी आती है तो वह दयनीय दृष्टि से पत्नी की तरफ देखता है। पत्नी कहती हाँ बेटा हंस, तब बेचारा हंसता है। शुरुआत में माहौल उत्साहपूर्ण रहता है, बाद में लोग ढीले ढीले हो जाते हैं। ये फोटोग्राफर मेरी फोटो खींच रहा, खींचो। फोटोग्राफर भी वही बनता है भाई साहब जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है, बाद में वो पेशा हो जाता है भाई साहब, पता है साहब। मैं प्रणाम करता हूं आपके चेहरे। अच्छा, जोड़ा आया दुबई में, पुरुष भी जोड़े से ही आते हैं भाई साहब। मैं प्रणाम करता हूं भाई साहब सभी को। मस्ती लीजिएगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। 10-5 मिनट आपके बीच में जीवित रहूंगा, फिर वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा साहब आपसे। आजकल हर कोई परेशान लगा पड़ा, टेंशन आप दूर भगाइएगा। शायरी बहुत अच्छी हुई है साहब, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं शायरी नहीं करता, मैं केवल बातचीत करता हूं हल्की फुल्की। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है साहब। लाफ्टर चैलेंज में कहीं टेलीविजन पर देखने को मिला। मुस्कुराइएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन लेना बहुत आसान काम है, टेंशन देना बहुत आसान काम है। हंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना हो, 1 मिनट खर्च करिए। कोई उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना है, आप उसके पास रुकिए, प्यार से मुस्कुराइए, बोलिए भाई साहब नमस्ते और निकल लीजिए। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव तो नहीं था। और सलाउद्दीन साहब, आप अगर सपत्नीक जा रहे हो, कोई लड़की नमस्ते करके निकल जाए तो जिंदगी भर का टेंशन हो जाता है। कौन थी? ये परेशानियां हैं साहब जिनको हम लोग भुगतते हैं साहब, और परेशानी में लोग इधर उधर भटकते हैं। एक व्यक्ति शादी के 3 साल हो गए साहब, चला गया निर्मल बाबा के दरबार। बाबाओं का बड़ा काम है साहब। बोले बाबा 3 साल हो गए शादी को, पत्नी एक दिन भी खुश ना रही, कोई उपाय बताओ बाबा। बाबा बोले बेटा अगर ऐसा कोई उपाय मुझे पता होता तो मैं खुद निर्मल बाबा काय को बनता। अरे बोले बाबा वाकई बहुत परेशान हूं, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले बेटा पत्नी खाना बनाती है? बोले हाँ बाबा बनाती। बोले बेटा रोज खाता है? बोले हाँ बाबा रोज खाता हूं। बोले बेटा कभी खाने की तारीफ की? बोले ना बाबा तारीफ तो नहीं की। बोले बस तो कृपा वहीं अटकी हुई है, एक बार तारीफ करना शुरू कर, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। उसने बाबा की बात मानी, रात की गाड़ी पकड़ी, सुबह घर पहुंचा साहब। पत्नी को बोला नाश्ता बना के लाओ। पत्नी बोली क्या खाएंगे नाथ? वो बोला आलू के पराठे दही के साथ। पत्नी भी गई, गर्मा गर्म 2 आलू के पराठे बना के लाई, दही की कटोरी साथ में रख के लाई। पति ने जिंदगी में पहली बार खाया कम, तारीफ ज्यादा की। आधे घंटे खाया, 1 घंटे तारीफ की। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, पत्नी ने आके 1 लात मारी, 3 फीट दूर गिरा। बोले नास पीटे, 3 साल से मैं बना रही थी, तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन से मांग के लाई तो तारीफ पे तारीफ के। हो गई कृपा। किस्मत अच्छी होनी चाहिए भाई साहब आपकी, वरना कहीं पर भी लात पड़ सकती है। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतने प्यारे शायरों को सुनने का अवसर मिला है भाई साहब। मैं भी आपके बीच में आया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। मुस्कुराहट बड़ी अनमोल चीज है, कीमती चीज है भाई साहब। मैं तो ऐसे ही भुगतता रहता हूँ, हास्य का कवि हूँ। यहाँ तो आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया, परिचय वरिचय हुआ, बुके बुके दिए गए। हर जगह ऐसा नहीं होता। कानपुर में आपके शायद आप
प्रमोद जी आप कानपुर के आसपास है, कानपुर में एक बार मैं नीचे उतरा तो एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोले सुंदरानी जी आप कवि हैं क्या? मुझे उसका पूछना इतना बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा क्योंकि उसने तब पूछा जब मैं अपनी सारी कविताएं पढ़ के नीचे उतरा। कैसे कैसे बेइज्जती होती है। मैंने खून का घूंट पिया, मैंने कहा हाँ साहब हूं। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा वो कवि, तब तो अपन कवि, वरना सिंधियों में कौन सा कवि हिंदी का। बोले आपके पिताजी के पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आया। बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी कवि थे क्या? तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई साहब आप इतना लंबा पूछ क्यों रहे हो? वो बोला भाई साहब बुरा मत मानना, मैं तो केवल इतना पता लगा रहा हूं कि बेवकूफी की जड़ कितनी गहरी है। क्या बेइज्जती होती है कमाल की भाई साहब। जमाने बदल गए साहब, मैं क्या बताऊं। ये अनामिका अंबर कह रही थी श्रृंगार पे प्यार पे आप लोगों की तालियां नहीं आती। क्या तालियां आए साहब, पहले का प्यार होता था, प्रेमी को हो जाता था पागल हो जाता था, कहता था साबुन की झाग में तू दिखती है, बाल्टी में दिखती है, लोटे में तू दिखती है। आजकल का प्यार तो ऐसा हो गया भिगोया धोया हो गया। वो आती रही मिलती रही से हम प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई अपन रविवार समझ बैठे। ये आजकल का प्यार हो गया साहब, बदल गए मायने साहब। आज से 15-20 साल पहले प्रेमिका कबूतर उड़ाती थी चिट्ठी बांध करके और कहती थी कबूतर जा जा जा। पहले के कबूतर ईमानदार होते थे, चिट्ठियां सही जगह पहुंच भी जाती थीं। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, आजकल की चिट्ठियां ऐसे उड़ाते हैं कि कबूतर जा जा। पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। ये आजकल का प्यार हो गया भाई साहब, कहां से बजें तालियां। लेकिन आप लोग मस्त लोग हैं साहब। उत्तर प्रदेश की सियासत से हमारे राजदूत साहब बैठे, उत्तर प्रदेश की सियासत से कुछ लोग बैठे हुए। उत्तर प्रदेश का आदमी कमाल होता है साहब, ऐसे जवाब देता है कि आदमी की याददाश्त चली जाए। लखनऊ उतरा मैं रेलवे स्टेशन के बाहर, भूख सी लग रही थी, मेरे साथ एक कवि और थे। बोले केले खाते? मैंने कहा खाते हैं। मैंने केले वाले से पूछा, मैंने कहा क्या भाव दिए? बोला 30 रुपए दर्जन। मैंने कहा कुछ कम कर, तो उसने 2 केले ही कम कर दिए। कमाल का प्रदेश है साहब। इतने मस्त लोग होते, मस्त मिजाज लोग होते। एक बार एक उत्तर प्रदेश का और मैं मध्य प्रदेश का और एक साउथ का प्रमोद तिवारी, ये सत्य बता रहा हूं, रेलवे स्टेशन पे बात चल रही थी। तो साउथ वाले ने कहा हमारे यहां तो लाइट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बाई द वे कभी लाइट गोल हो जाती है तो हम एमपीबी को फोन करते, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड को फोन करते हैं, वो आके दुरुस्त कर जाता है। मैंने कहा हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, लाइट गोल हो जाती है तो 10-5 लोगों को लेके जाते हैं, हल्ला मचाते हैं, कोई आता है लाइट दुरुस्त करके चला जाता है। यूपी का जो बैठा था बोले हम लोग तो निकलते हैं साहब, एक लंबा बांस निकालते हैं, मेन लाइन को हिला देते हैं। मैंने कहा उससे लाइट आ जाती है? बोले नहीं, सबकी गोल हो जाती है। अपन को उसमें मजा आ जाता है भाई साहब, अपन अकेले काय को परेशान हो। ये उत्तर प्रदेश होता है भाई साहब। मैं प्रणाम करता हूं उस प्रदेश को, उस प्रदेश के सारे लोगों को प्रणाम करता हूं। मस्त लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं शुरू होना चाहता हूं भाई साहब। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो भी ताली बजा दें, क्योंकि वो खुदा के ज्यादा नजदीक हैं। और देखो ताली वाली बजाते रहना। अभी तक किसी शायर ने आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहा, मैं इसलिए कहता हूं ताली बजा दो। ताली नहीं बजाएंगे मैं श्राप दे दूंगा, और मेरा श्राप लग भी जाता है। मेरे काव्य पाठ में जो ताली नहीं बजाएगा, भगवान की कसम उसके सपने में केजरीवाल आएगा। और इतना खतरनाक शख्स है, ना कुछ करता है ना किसी को करने देता है, न शासन करता है न करने देता है। मैं भगवान की कसम, मैं बता रहा था उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसा कोई समझे ही नहीं। मैं मध्य प्रदेश के मुरीद है साहब, धोती कुर्ता पहने रहते हैं, ऐसे ऐसा लगता है कि जैसे देहाती से, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। एक बार क्या हुआ, बनारस का एक स्टेशन ओड़ीहार या पता नहीं कौन सा स्टेशन पर था, मैं भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उत्तर प्रदेश का आदमी धोती कुर्ता पहने हुए बैठा था मस्ती के साथ, मेला कुचैला धोती कुर्ता पहने। एक मद्रास का इंजीनियर उतरा, आया उस देहाती आदमी के पास, बोले क्या कर रहे? बोले ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बोले मैं भी इंतजार कर रहा हूं, चलो ऐसे बातचीत करते हैं। बोले करो, क्या दिक्कत है? यूपी का आदमी मस्त मौला। बोले ऐसे नहीं, कुछ बातचीत करते, आप मुझसे कुछ पूछो, मैं आपसे कुछ पूछते हूँ, आप नहीं बता पाओ तो मेरे को कुछ पैसे देना, मैं नहीं बता पाऊं तो आप मुझे पैसे देना। बोले ठीक है। अब यूपी का आदमी बोला, बोले देखो इंजीनियर साहब, आप हो पढ़े लिखे, आप नहीं बता पाओ तो 100 रुपए देना,
मैं नहीं बता पाऊं तो 50 रुपए दूंगा। मद्रास से इंजीनियर ने कहा ओके, उसको पता नहीं था कि यूपी के आदमी के चक्कर में पड़ रहा है। ओके, इंजीनियर ने कहा भाई तुम कम पढ़े लिखो, पहले तुम पूछो। अपने यूपी के काका ने, उस दादा ने पूछा कि ऐसे जानवर का नाम बताओ इंजीनियर साहब जो जमीन पर 1 पांव से, पानी पर 2 पांव से, दलदल पर 3 पांव से और हवा में 4 पांव से चलता हो। मद्रास के इंजीनियर की डिग्री खतरे में आ गई भाई साहब। बोले कहां से फंसा? उसने पूरा गूगल सर्च कर लिया, नहीं मिला। बोले मेरे खानदान को नहीं मालूम, ये लो दादा 100 रुपया। अच्छा मेरे को नहीं मालूम, तुम बताओ। दादा ने कहा ये लो 50 रुपया और गाड़ी पकड़ो, मेरे को भी नहीं मालूम। मस्ती है साहब, हर हालत में मस्त रहिए साहब। क्या टेंशन पालना, कोई तनाव वनाव मत पालिए साहब। हंसिए मुस्कुराइए। हंसिए इसलिए कि हंसी का कोई भी अवसर कभी मत छोड़िए। वो दिल्ली के ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर मैंने 2 पंक्तियां लिखी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि खोल लेते दिल अगर आपके पास तक पहुंचे तो प्यार यहां तक आए। कि खोल लेते दिल खोल लेते दिल हंस बोल कर यारों के साथ, तो आज हमें नहीं खोलना पड़ता इन औजारों के साथ। इसलिए हंसिए, हंसिए मुस्कुराइए। इलाहाबाद के लोग, कुंभ के मेले, हम लोग क्या क्या साहब, हम लोग राजनीति को कोसते हैं, जबकि राजनीति की कभी कभी कहता है साहब हम इस लायक नहीं है। हम कहते नहीं, तू इस लायक है। एक बार पत्नी ने जिद पकड़ ली, इलाहाबाद ले चलो, कुंभ का मेला लगा था 2 साल पहले। मैंने कहा क्या करेगी? बोली नागा बाबा के दर्शन। अब पत्नी जिद पकड़ ले तो ले ही जाना पड़ता है। पत्नी को लेके गया इलाहाबाद, गंगा नदी में जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आए तो देखा नागा बाबा खड़े। पत्नी ने पैर पकड़ ली, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति दुबई जा रहा, खूब सुना जा, खूब हंसे लोग, खूब ठाक के लगाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। 10 मिनट तक तो नागा बाबा सुनता रहा, बाद में भड़क गया। बोले देखो देवी जी, मैं नागा बाबा आगा नहीं हूं, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के ले गया मेरे। हम लोग बना देते हैं नागा बाबा साहब। और इलाहाबाद तो कमाल है, संगम का तट है साहब। एक छोटी सी कविता भी सुना देता हूं आपको, एक छोटी सी शायरी भी कर लेता हूं साहब। मैं प्रणाम करता हूं, शोला साहब भी कमाल के हैं। ये मोहतरमा कह रही थी अनामिका की ये उम्र है भजन की, भजन की। उम्र से क्या लेना देना, उम्र से क्या। शोला साहब की उम्र है। मुझे 2 पंक्तियां याद पड़ती हैं, मैं इनकी तरफ से जो निजामत कर रहे हैं अनामिका अंबर को देता हूं कि मस्ती में हो तो बूढ़ा बैल भी नई रस्सी को तोड़ देता है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तालियां आपकी गलत जगह पे बज गई, ठाका भी गलत जगह पे आ गया। अगली लाइन संभालना कि मस्ती में हो तो बूढ़ा बैल भी नई रस्सी को तोड़ देता है, और इंजन टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी नई मारुति को पीछे छोड़ देता है। इंजन का सही होना जरूरी है भाई साहब। और मस्ती में रहे आदमी तो शोला साहब भी देखो क्या ठाके लगा रहे हैं भाई साहब। ये मल्टीपर्पज आदमी है शोला टांडवी, इनका बहुत सारा उपयोग होता है। बनारस के एक मुशायरे में मैं भी था, ये भी थे। मुशायरा खत्म हुआ तो एक महिला इनके पास आई, शोला साहब के पास, बोले मेरे घर चलो। मैंने कहा कविता मैंने भी पढ़ी अच्छी, इनने भी पढ़ी अच्छी, मैं अच्छा भी दिख रहा हूं, लेकिन शोला साहब को ले जा रही। मैंने कहा अपना अपना टेस्ट। शोला साहब बड़े खुश कि क्या पता क्या पसंद आ गया हो साहब। लेके गई महिला, जाकर के कमरे में बंद कर दिया। बोले जैकेट उतारो। अरे बोले क्या, दूसरे के घर में डरते डरते जैकेट उतार दिया। बोले कुर्ता उतारो। बोले देखो देवी जी आप क्या कर रहे हो, टीवी पर मैं कोई ऐसा वैसा सीरियल देखता ही नहीं। अरे बोले फालतू बात मत करो, कुर्ता उतारो। कुर्ता उतारा। बोले बनियान उतारो। बनियान भी उतार दी डरते डरते। सिंगल चेचिस में खड़े हो गए तो उस महिला ने अपने 5 साल के बच्चे को बुलाया। बोटे बेटा लल्लू देख, अगर तू रोज बोर्नवीटा नहीं पिएगा तो आगे चल के ऐसा ही दिखेगा। ये शोला साहब का उपयोग होता है साहब हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरों में। मल्टीपर्पज आदमी हैं साहब, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते के बीच में चलते रहते हैं। इलाहाबाद संगम तट का आदमी हमेशा मौत से भी आंखें डाल करके बात करता है। मैं प्रमोद तिवारी साहब को देना चाहता हूँ। इलाहाबाद के एक 70 वर्षीय जैन साहब,
इलाहाबाद का असर देखिए साहब, जो लोग इस इलाहाबाद से उनको प्रणाम करता हूं। 70 वर्ष के जैन साहब अपने पोते को हिसाब किताब समझा रहे थे, यकाएक यमराज प्रकट हुआ ढम से, बोले जैन साहब चलो। अरे बोले कहाँ चलो? अरे बोले तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो। अब वो इलाहाबाद और यूपी के जैन साहब बोले अच्छे टाइम पे आ गए यमराज जी, शाम का खाना बन रहा है, आप भी खाओ मैं भी खाता हूं। हिसाब किताब समझाते पोते को, फिर चलते हैं। यमराज को फर्स्ट टाइम किसी ने ऑफर दिया, वो भी बैठ गया, पूड़ी कचौड़ी तरकारी लस्सी का गिलास बढ़िया छाछ वाँच पिला के मस्त कर दिया यमराज को। यमराज को आने लगी नींद, बगल में पलंग पड़ा था, बोले किधर लेटूं? बोले लेटो, सामने पलंग पड़ा, लेट गया यमराज, नींद आ गई। तो जैन साहब ने उसकी जेब से लिस्ट निकाली, सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था काटा, सबसे नीचे लिखा ये होता है इलाहाबाद का आदमी। आधे घंटे बाद यमराज की नींद खुले, अरे बोले कमाल है जैन साहब, तबीयत खुश कर दी, क्या मस्त खाना खिलाए, पहली बार। अब मैं जो ऐसा काम करूंगा, अब मैं जो लिस्ट लेके आया था उसको ऊपर से शुरू नहीं करूंगा नीचे से शुरू करूंगा भाई साहब। किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैंने कहा बार बार, किस्मत अच्छी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है अच्छा। मैं एक छोटी सी कविता दे करके निकल जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे, सलाउद्दीन साहब को बधाई देता हूं, क्या ऑडियंस है। प्रमोद तिवारी जी की उपस्थिति में और अच्छी हो गई। मुझे तो लगता है यहाँ का एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजे जाने लायक आइटम है। भगवान की कसम, आप लोगों का तो निर्यात होना चाहिए। मैं जहां से आया हूं, छोटा सा कस्बा साहब नागौद, आज तक एक मंत्री नसीब नहीं हुआ, पता नहीं कैसे स्थितियां बदली और दो दो मंत्री मिले हमारे कस्बे को। साहब आप चूंकि हिंदुस्तान के बाहर बैठे इसलिए कुछ हो भी नहीं सकता, तो दो दो मंत्री मिले साहब, दोनों मंत्री भाजपा के थे, दोनों मंत्री भाजपा के थे। इन दिनों एक शब्द आया घर वापसी, वो भी 2 लाइनें अच्छी याद आ गई, आज यहां दुबई में ही हो गई थी, कि अगर आप लोग चाहते तो सारी बुरी ताकतों को हरा देते। मैं चरण धोकर के पीता आपके, अगर आप इस बात को जरा देते, मैं चरण धोकर के पीता आपके, अगर आप इस बात को जरा देते। और पेशावर में जिन बच्चों के सिर्फ बस्ते वापस लौटे, काश आप उनकी घर वापसी करा देते। वाह, क्या पहलू निकाला। जिंदाबाद अशोक, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अरे बहुत अच्छा है। काश 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 आप उनकी घर वापसी करा दे। बड़ा मुद्दा उछला हुआ है, मैं प्रणाम करता हूं। भाजपा और कांग्रेस से कोई नहीं, भाजपा कांग्रेस के तो कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं साहब, अक्सर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। भाजपा वाले कहते क्या तुम्हारी कांग्रेस, क्या दिया कांग्रेस ने देश को? 2 बच्चे ही तो दिए सोनिया ने, राहुल और प्रियंका। तो कांग्रेस वाले ने पलट के जवाब दिया तुम्हारे भाजपा के अटल जी से तो वो भी नहीं हुआ रे। ठहाका भी गलत जगह पे लगा साहब, तालियां भी गलत जगह पे बजी। भाजपा वाले ने पलट के जवाब दिया कि पागल, गुप्त दान को दान नहीं मानता है क्या? पूरे देश में संतानें बिखरी पड़ी साहब। 2 मंत्री हुए साहब, बाबाओं का अपना काम है, तो बोले साहब शपथ ग्रहण समारोह है, आ जाना सुंदरानी जी। मैंने कहा जी आ जाऊंगा। बोले शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक महात्मा जी का प्रवचन है। महात्माओं ने बड़ा दुखी किया हुआ इन दिनों। बाबा रामदेव का कमाल है साहब, रात को 12 बजे, हम लोग आम आदमी करे तो करे क्या सलाउद्दीन साहब, आम आदमी करे तो करे क्या, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने दे। कोई ना कोई लफड़े वाला सीरियल चल ही रहा, इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। आदमी क्या करे साहब, सुबह रात को 12 बजे तक ये सोने नहीं दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे, दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता, कहीं से भी खींचे कहीं से भी छोड़े, बीमार ही रहेगा भगवान की कसम। करे तो करे क्या आदमी। मेरे को पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, मैं पिछले हफ्ते की, पत्नी ने जबरदस्ती भेजा, तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा रामदेव के योग शिविर में जाओ। मैं चला गया फूंफा थूथा करने। साहब बैठा, बाबा सामने बैठे ऊपर, मैं बैठा, वो पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे। अब बाबा ने बुजुर्ग सज्जन को जम के झुकाम, बाबा ने वहां से बोला खींचो, उसने सड़सड़ा के खींचा और बोले छोड़ो, उसने पूरे तबीयत से छोड़ा। मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई भाई साहब, धोने के बाद 3 दिन तक बदबू आती रही। हम लोग करें तो करें क्या साहब।
मेरा एक मित्र चला गया, बोले सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने कहा कितने बजे सो के उठता है? बोले सुबह के 8 बजे। मैंने कहा होएगी होएगी। सुबह के 6 बजे तक बाबा रामदेव के सारे चेले खींच खींच के सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो तू उठता है। अरे बोले मजाक मत करो, सांस लेने में। मैंने कहा बाबा के पास जाओ, मजाक क्या करना। वो गया साहब, दिसंबर का महीना, हमारे यहाँ तो कड़कड़ाती ठंड, जनवरी के महीने में साहब सांस लेना मुश्किल। वो लेट गया बाबा के चरणों में, बाबा बहुत दुखी हूँ, सांस लेने में तकलीफ होती। बाबा मुस्कुरा कर बोले बेटा कितने बजे उठता है? बोले बाबा सुबह के 8 बजे। बाबा मुस्कुराए, वे गलत बात है बेटा, सुबह जल्दी उठा कर बेटा, टहलने जाया कर, जो जल्दी उठेगा बेटा फायदे में रहेगा। उसने बाबा की बात मानी, सुबह 5 बजे ठंड के दिन में निकल पड़ा ठहर। कोहरा धुंध अंधेरा साहब, एक चोर मिल गया, उसने चाकू दिखा के रुपए पैसे घड़ी बड़ी साहब उतरवा ली। वो रोता रोता बाबा के चक्कर, बाबा के पास गए, बाबा आपके चक्कर में तो मैं लूट गया। बाबा मुस्कुरा करके बोले बेटा मैंने पहले ही कहा था, जो पहले उठेगा वो फायदे में रहेगा। चोर तुझसे पहले उठ गया था बेटा, तू बेटा और पहले उठा कर। बाबाओं का चक्कर कमाल का है साहब। मैं सारे बाबाओं को प्रणाम करता हूं साहब। तो साहब वो मंत्री जी बोले शपथ ग्रहण समारोह में आना। मैंने कहा जी आ जाऊंगा। बोले शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक महात्मा जी का प्रवचन है। मैंने कहा जी सुन लूंगा। उस प्रवचन में से निकल करके जो छोटी सी बात आई, हिंदुस्तान की राजनीति को देना चाहता हूं, आप जैसे शुद्ध श्रोताओं को देना चाहता हूं, अच्छी ऑडियंस है, अच्छे श्रोता हैं आप लोग, कि मंत्री महोदय के बंगले पर एक बहुत बड़े महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। लोग ऐसे ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सारे महात्मा कहते, सुबह 5 बजे टीवी चैनल चालू करिए, सारे बाबा लोग स्वर्ग जाने का, सारे महात्मा स्वर्ग जाने का रास्ता बता कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? महात्मा जी के इतना सुनते ही पीछे की लाइन में बैठे हुए सारे छुटभैये नेताओं ने, बीच की लाइन में बैठे हुए सारे विधायकों और सांसदों ने और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सारे मंत्रियों ने अपना हाथ ऊपर उठाया। लेकिन कोने में खड़े हुए बीमार, मरियल, झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाले बूढ़े मजदूर की स्थिति में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह दृश्य देखकर महात्मा की आंखों में आश्चर्य और कौतूहल उतर आया। बोले पगले, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा गम है जो तेरी आत्मा को सालता है? अरे स्वर्ग जाने का इतना बढ़िया मौका है, फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। और अब उस बूढ़े मजदूर का जवाब लगे कि यहां बैठे दुबई या हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हर श्रोता का मन होना चाहिए। तो हाथ उठे तालियों की शक्ल में। अगर लगे कि पिछले 20 सालों से आप जो कहना चाहते थे वो उस बूढ़े मजदूर ने कह दिया, तो तालियों का महोत्सव दिखे कि पगले पगले पगले, इतना बढ़िया मौका है फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। अपने ऊपर देखकर महात्मा जी का इतना ध्यान, उस बूढ़े मजदूर के चेहरे पर छलकी करुणामयी मुस्कान। वो बोला महात्मा जी, जब इतने सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है तो मेरे हाथ उठाने न उठाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और आजकल के दौर के छुटभैये नेता, आजकल के ये सारे विधायक और सांसद और आजकल के ये सारे भ्रष्ट और दागी मंत्री अगर ऊपर चले जाएं तो नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा, नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। वाह।